गुलशन जी बहुत पैसा कमा रहे हो, एक खाली सूटकेस भेज रहा हूँ, 10 करोड़ भेज दो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। दोस्तों ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये एक ऐसी धमकी थी जो दुबई से एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने सबसे बड़े म्यूजिक टाइकॉन को दी थी। लेकिन सामने से जो जवाब आया उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दिया। गुलशन कुमार ने कहा, तुम्हें इतने पैसे देने से अच्छा है मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अंडरवर्ल्ड में नो का मतलब सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि मौत होता है। 12 अगस्त 1997 सुबह के 10:30 बजे मुंबई का जीतेश्वर महादेव मंदिर। गुलशन कुमार जो उस टाइम के कैसेट किंग थे, अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में एक पूजा की थाली है और मन में भगवान के लिए श्रद्धा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक 3 शूटर 16 राउंड गोलियां सिर्फ 10 सेकंड में। इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भीष्म पितामह जमीन पर था। लेकिन क्या ये मर्डर सिर्फ 10 करोड़ की नो की वजह से था, या फिर टी सीरीज का बढ़ता हुआ एम्पायर किसी की आंखों में खटक रहा था, कोई अपना ही दगाबाज निकल गया। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस मास्टर कॉन्स्पिरेसी से जिसने बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और दुबई के कनेक्शन को नंगा कर दिया। हम डिकोड करेंगे वो बिजनेस मॉडल जिसने एक जूस बेचने वालों को किंग बनाया, और वही बिजनेस मॉडल कैसे उनकी मौत की वजह बना। 1970 में म्यूजिक का मतलब होता था ग्रामोफोन या महंगे कैसेट। HMV जैसी बड़ी कंपनी मार्केट को डोमिनेट करती थी। तब एंट्री होती है गुलशन कुमार की, जो दिल्ली में अपने पिता के साथ फ्रूट जूस बेचते थे। उन्होंने देखा कि एक कैसेट की कॉस्ट 25 से 30 रुपए है, जो उस वक्त के आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा थी। गुलशन ने कॉपीराइट लॉस के लूप होल ढूंढे और उन्होंने पुराने गानों को री रिकॉर्ड करवाया और उन्हें सिर्फ 10 से 12 रुपए में बेचना शुरू किया। उन्होंने म्यूजिक को अमीर की प्रॉपर्टी से हटाकर गरीब की पॉकेट में पहुंचा दिया। उन्होंने भजन और डिवोशनल म्यूजिक का ऐसा अनटैप्ड मार्केट खोला जिसे किसी बड़ी कंपनी ने आज तक टच भी नहीं किया था। 1990 तक टी सीरीज ने इंडिया का 65% मार्केट कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब आप किसी के मार्केट की मोनोपोली को तोड़ते हैं तो आप दुश्मन बनाते हैं। बिजनेस राइवल तो थे ही, लेकिन अब एंट्री होती है उन लोगों की जो मुंबई की रातों पर राज करते थे। दोस्तों 1990 का मुंबई आज जैसा नहीं था। उस वक्त हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा अंडरवर्ल्ड का खौफ बहता था। उस टाइम एक टर्म चलता था प्रोटेक्शन मनी, यानी हफ्ता। रूल सिंपल थे, अगर आप बॉलीवुड में हिट हो या आपका बिजनेस करोड़ों में खेल रहा है तो भाई को उसमें से हिस्सा देना ही होगा। और उस वक्त दुबई में बैठा एक शख्स पूरे मुंबई को अपने इशारे पे नचा रहा था, अबू सलीम। सलीम की नजर टी सीरीज की उस तिजोरी पर थी जो दिन रात भर रही थी। गुलशन कुमार सिर्फ म्यूजिक नहीं बेच रहे थे, वो एक गोल्ड माइन पर बैठे थे और अंडरवर्ल्ड को लगता था कि ये गोल्ड उनका है। अगस्त 1997 में गुलशन कुमार के ऑफिस में एक फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ अबू सलीम की ठंडी और जहरीली आवाज आती है, गुलशन जी 10 करोड़ भेज दो वरना अगला नंबर आपका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ मुंबई का डॉन जिसके एक इशारे पर मुंबई में खून की नदियां बह जाती है, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जिसने दिन रात जूस बेचकर ये एम्पायर खड़ा किया था। ज्यादातर लोग डर जाते हैं, पैसे दे देते हैं या पुलिस के पास भागते हैं। लेकिन गुलशन कुमार एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने वो कहा जिसने अंडरवर्ल्ड को 440 वोट का झटका दे दिया। 10 करोड़ अबू सलीम सुन लो, इतने पैसे को मैं वैष्णो देवी में मंदिर बनाने या भंडारा करवाने में लगा दूंगा तो पुण्य मिलेगा, पर तुम जैसे गुंडों को 1 रुपया तक नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये दोस्तों सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये अबू सलीम के दबदबे पर एक ओपन चैलेंज था। अंडरवर्ल्ड का एक ही उसूल था, अगर कोई बिजनेसमैन नो कह दे और वो जिंदा बच जाए तो अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म हो जाएगा। सलीम के लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उसकी सत्ता की बात थी। उसने अपने शूटर को बुलाया और एक ही ऑर्डर दिया कि अगर किंग हमारी बात नहीं मान रहा है तो किंग को ही हटा दो। और इसी के साथ शुरू हुआ इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर का रिवर्स काउंटडाउन। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट था। 3 शूटर जिसमें से 2 के नाम सामने आए थे, राजा और राशिद। उन्हें पता था कि गुलशन कुमार रोज सुबह बिना किसी सिक्योरिटी के मंदिर जाते हैं। जब 12 अगस्त को फायरिंग हुई तो गुलशन कुमार ने भागने की कोशिश की, लेकिन शूटर ने उन्हें घेर कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। गुलशन की मौत ने पूरे बॉलीवुड को समझा दिया था कि अंडरवर्ल्ड से कोई नहीं बच सकता। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्हें एक ऐसा लिंक मिला जिसने फिल्म अवार्ड और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पर्दे के पीछे छुपे हुए सारे राज को खोल दिया। पुलिस को समझ में आ गया था कि गुलशन कुमार को मारने के लिए शूटर को सिर्फ पैसे नहीं दिए गए, उन्हें गुलशन कुमार की हर मिनट की मूवमेंट की खबर भी दी गई। और इसका रास्ता दुबई से नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार म्यूजिक कंपोजर के स्टूडियो से होकर गुजरता था। तो आखिर कौन था वो भेदी जो गुलशन कुमार के साथ बैठता भी था और उनकी मौत की प्लानिंग भी कर रहा था। यहाँ शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी। मुंबई पुलिस ने जब डॉट्स कनेक्ट किए तो उनके सामने एक दिमाग घुमाने वाला नाम आया, नदीम सैफी। वही नदीम जो उस वक्त बॉलीवुड के किंग ऑफ मेलोडी थे।
पुलिस का क्लेम था कि यह मर्डर सिर्फ अंडरवर्ल्ड का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे गुलशन कुमार के साथ उनकी क्रिएटिव ईगो क्लैश और बिजनेस दुश्मनी भी थी। पुलिस के मुताबिक नदीम ने अबू सलीम के साथ दुबई में एक सीक्रेट मीटिंग की, लेकिन जैसे ही शूटरों ने शिकंजा कसा, नदीम लंदन भाग गए। इंडिया ने उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यूके कोर्ट ने सबूतों को कचरा बताकर एक्स्ट्राडिशन खारिज कर दिया। 2002 में इंडियन कोर्ट ने भी माना कि नदीम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो उन्हें गुनहगार नहीं मान सकते। तो दोस्तों, असली सच क्या था? क्या नदीम वाकई निर्दोष थे और उन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, या फिर अंडरवर्ल्ड ने इतनी सफाई से परफेक्ट मर्डर प्लान किया था कि पुलिस के हाथ उन तक पहुंच ही नहीं पाए? गुलशन कुमार के जाने के बाद सबने कहा कि टी सीरीज अब बंद हो जाएगी, लेकिन उनके बेटे भूषण कुमार ने 19 साल की उम्र में वो कमान संभाली। उन्होंने फिजिकल कैसेट से निकलकर डिजिटल म्यूजिक और यूट्यूब पर फोकस किया। दोस्तों, गुलशन कुमार की कहानी एक गरीब लड़के की एम्पायर बिल्डर बनने तक की तो है, पर ये एक रिमाइंडर भी है कि कैसे 90s में क्राइम और क्रिएटिविटी एक दूसरे में उलझे हुए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया को गाना सिखाया, उसे एक खामोश मौत दे दी गई, लेकिन उनका बनाया हुआ टी सीरीज आज भी उनके विजन को जिंदा रखे हुए है। आपको क्या लगता है कि आज भी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, या फिर सिर्फ चेहरे बदल गए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डिटेल केस स्टडी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।